तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में मन लगा रहे होंगे। आपको छठ पूजा के बहुत सारी बधाइयाँ। तो आज लेकर आए आपके लिए जो 12 का हिंदी का चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है हार जीत। और हम इससे पहले आपको हार जीत का जो भी था सिलेबस पढ़ाना, हम पढ़ा दिए और इसका प्रश्न उत्तर यानी कि सब्जेक्टिव भी आपको बता रखे हैं। तो इसके बाद की जो बारी आती है, हम आपको बताए थे सब्जेक्टिव बताने के बाद हम आपको लेकर चलेंगे उसके थ्योरी पे। तो आज हम लेकर आ गए हैं हार जीत का थ्योरी। ये 12 का हिंदी है, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए। हार जीत का आप थ्योरी से कहिए या तो फिर आप इसे कह सकते हैं कवि परिचय। तो अगर आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए, इसी चैप्टर से रिलेटेड हम पहले से 2 वीडियो बना रखे हैं, जिसमें एक में पढ़ाए हैं चैप्टर को और एक वीडियो में हम आपको बताए हैं उसके प्रश्नों और उत्तर को। एक ही वीडियो में मात्र लगभग आधे घंटे का वीडियो होगा। हालांकि मैं इसके लिए सॉरी कहना चाहता हूं कि 5-10 मिनट 15 मिनट के बाद वीडियो क्वालिटी थोड़ा कुछ कारण से उसमें कम है, लेकिन जो भी है इम्पोर्टेंट ये है। और आपसे पहले मैंने वादा कर रखा था कि अब जो भी पढ़ाएंगे सारे वीडियो को 4 पार्ट में एक चैप्टर को पढ़ाएंगे। जैसे एक में आपको केवल चैप्टर पढ़ाएंगे फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में आपको उसके जितने भी प्रश्न उत्तर रहेंगे उसको बताएंगे। तो हम आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिए हैं और सेकंड वीडियो भी पढ़ा दिए हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम आपको चैप्टर पढ़ाएं और सेकंड वीडियो में आपको इसी चैप्टर का प्रश्न उत्तर बताएं। और थर्ड वीडियो यानी कि जो तीसरा वीडियो आज है, ये जो हम पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर हार जीत का मेरा तीसरा वीडियो है, जिसमें हम आपको कवि परिचय यानी कि थ्योरी बताने जा रहे हैं। इसके बाद जो हम लेकर आएंगे वो वीडियो नंबर 4 रहेगा, जिसमें हम आपको इसका ऑब्जेक्टिव भी सोल्व करवाएंगे। इसी तरह से हम सारे चैप्टरों को 4 भागों में डिवाइड कर दिए। तो आइए समझते हैं इस चैप्टर में जो बताया गया कवि के बारे में, उसे समझते हैं। और अगर इससे पहले वाले वीडियो हमारे नहीं देखें तो अमन एकेडमी नाम से मेरा जो यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जाइए और उस पर सर्च कीजिए या उस पर आप ढूंढिए और इससे पहले पढ़ लीजिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मेरे दोस्त, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बनता है। आपको थ्योरी पढ़ने का यानी कवि परिचय पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप सारे ऑब्जेक्टिव को इसे सोल्व कर पाते हैं। जिससे कि आप चैप्टर जब पढ़ते हैं तो सारे सब्जेक्टिव सोल्व हो जाते हैं, और जब हम इनका कवि परिचय पढ़ते हैं यानी थ्योरी पढ़ते हैं तो हमारा सारे ऑब्जेक्टिव सोल्व हो जाता है। जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव हमारा यहीं पे बन जाता है कि हार जीत के लेखक कौन है। तो आपको पता होगा कि हार जीत का लेखक अशोक वाजपेयी है। कौन है? तो अशोक वाजपेयी। पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ बनता है। दूसरा में जन्म यानी किनका जन्म? तो अशोक वाजपेयी का ही जन्म। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? तो 16 जनवरी 1941। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हर एक में आप जन्म के बाद उनकी मृत्यु भी तो लिखाते, तो इसमें क्यों नहीं लिखा है? तो मेरे दोस्त, अभी अशोक वाजपेयी जीवित हैं, इसलिए इनकी मृत्यु नहीं लिखा गया। आप केवल इनका जन्म याद रखिएगा। इनका जन्म स्थान यानी ये जन्म कहाँ लिए? तो ये लिए हैं जन्म दुर्ग छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो दुर्ग पड़ता वहां इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी, जबकि इनके माता का नाम था, माता में आपके हो गए निर्मला देवी। कौन थे इनके माता? ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए कि अशोक वाजपेयी के पिता कौन थे तो आपको पता होगा परमानंद वाजपेयी, और माता कौन थे? तो निर्मला देवी। देखिए, हम जब ऑब्जेक्टिव सोल्व कराते तो छोटे मोटे इसलिए सब ऑब्जेक्टिव नहीं लिखते कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनके माता क्या नाम है, पिता का नाम है, जन्म स्थान, ये सब ज़्यादा हम इसलिए ऑब्जेक्टिव में नहीं डालते कि आपको यहाँ पर ये सब याद कर लेना है। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में टाइम बर्बाद आपको नहीं करना है। आते हैं दोस्तों माता पिता के बाद आते हैं इनकी शिक्षा के बारे में, इन्होंने पढ़ा इनकी पढ़ाई के बारे में। तो शुरुआती में गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल यानी कि इन्होंने अपने पढ़ाई की शुरुआती जो किए थे गवर्नमेंट मतलब होता है सरकारी। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल सागर से इन्होंने ये प्रारंभिक पढ़ाई किए थे। और सागर विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किए थे? एमए किए थे। सागर विश्वविद्यालय से क्या किए थे? एमए किए थे। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए कि इन्होंने एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे तो सागर विश्वविद्यालय। सागर विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? तो आप एमपी कह सकते हैं, मध्य प्रदेश कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इन्होंने दिल्ली से नेक्स्ट है बीए के बाद इन्होंने एमए भी किए। तो बीए कहाँ से किए थे? सागर विश्वविद्यालय से, जो कि एमपी में पड़ता है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश में पड़ता है। और सेंट स्टीफेन कॉलेज कहाँ? दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से इन्होंने क्या किया था? एमए। किस विषय में?
तो अंग्रेजी से किए थे। किससे किए थे? अंग्रेजी से। चलिए इनकी वृत्ति आते, आपको बार बार लगता होगा वृत्ति मतलब क्या होता है, तो मेरे दोस्त देखिएगा, याद रखें, वृत्ति मतलब कार्य, वृत्ति मीन्स कार्य, और कार्य मीन्स काम, जिसे हम वर्क कहते हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो काम करता ही होगा। तो इन्होंने क्या क्या किए तो जानते हैं इनके बारे में। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके। पहली बात याद रखेगा, इन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या किए, तो पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के क्या रह चुके हैं? अधिकारी रह चुके हैं। और दूसरा इनके जानते हैं, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रह चुके हैं। और सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्त का मतलब हो गया रिटायर हो गए। तो ये भी याद रह जाएगा कि इनकी वृत्ति के बारे में कि इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सेवानिवृत्त का मतलब अब वो रिटायर हो चुके हैं यहाँ से। अब चलते हैं संप्रति, यानी कि इसमें दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किए, यानी कि प्रेजेंट में इन्होंने दिल्ली में रहकर लेखन कार्य भी इन्होंने किए। लेखन मतलब होता है लिखना। सम्मान की बात करते हैं तो इनको सम्मान या पुरस्कार जो भी कहिए, इनको जो सम्मान मिला, उस सम्मान यानी पुरस्कार जो मिला या अवार्ड मिला, कुछ भी कह सकते, इनको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या क्या मिला इनको? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और क्या मिला इन्हें? दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, 2 गो याद होगा। और फ्रेंच सरकार का, देखिए हम यहाँ पर कुछ वर्डों को इंग्लिश में लिखे। आप कोई ज्ञानी बाबा होंगे तो ऐसा नहीं कहेगा कि पढ़ा रहा है हिंदी और लिख दिया है इंग्लिश। मेरे दोस्त, बोलने या लिखने क्रम में कुछ चीज़ों को हम लोग क्या करके लेके चलते हैं, तो हिंदी इंग्लिश मिलाकर भी लेके चलते हैं। जैसे आप किसी चीज़ों में बोलते हैं तो आप कुछ ऐसे चीज़ें जिससे आप केवल इंग्लिश में ही बोलना ठीक लगता है, जिससे कि आप बोलिएगा टेलीफोन या मोबाइल, ना कि इसका हिंदी में बोलिएगा। अब ट्रेन बोलिएगा, जबकि ट्रेन का शुद्ध हिंदी क्या होता है? लौपथगामिनी। लेकिन क्या हम लोग बोलेंगे कि हम लोग कहाँ से आए? तो लौपथगामिनी से नहीं है। कुछ ऐसे वर्ड होता है जिससे केवल इंग्लिश में ही बोलना ठीक माना जाता है। और यहाँ इंग्लिश में लिखने का कारण भी हुआ कि बहुत सा जगह पर हम देखें कि हिंदी में लोग उल्टा पुल्टा लिख रखे हैं। हालांकि बोर्ड में आपको इंग्लिश में भी दे सकता लिखा हो सेम टू सेम, या हिंदी में भी मिल सकता। तो मेरे दोस्त अब चलिए याद रखते हैं नेक्स्ट का, इनको और भी पुरस्कार के बारे में। 2 पुरस्कार आपको याद हो गया। एक पुरस्कार जो आपका हो गया साहित्य अकादमी पुरस्कार और दूसरा दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। और फ्रेंच सरकार का, फ्रांस सरकार को कहते हैं, इन्हें अवार्ड मिला 2005 में। कौन सा? तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। ये हमारा इंग्लिश वर्ड है, आपको हिंदी में भी देखने को मिल सकता है। ये भी एक पुरस्कार का नाम है जो इन्हें कब मिला? 2005 में। नीचे आते हैं, ये भी इन्हीं का पुरस्कार का नाम है, ऑफिसर्स ऑफ मेरिट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड। ये पोलैंड, केवल इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पोलैंड याद रखेगा। ये कब मिला इन्हें? यानी 2005 से 1 साल पहले 2004 में। आते हैं बहुत VVI और इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। इसमें हम जानते हैं कविता संग्रह, यानी कि इन्होंने बहुत सारे कविताएं भी लिखे हैं और इस कविता का नाम हम जानते हैं क्या क्या है। आप इन सारे को कविताओं को याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जाता है। तो पहला इनको कविता जो है एक है शहर अब भी संभावना है। इसका लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी। थोड़ी सी जगह के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। घास में दुबका आकाश का लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। ये बार बार पूछा जाता है, घास में दुबका आकाश किसकी कृति है? तो अशोक वाजपेयी के, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अबिनियो किसकी कृति है? यानी कि किसने लिखा? तो अशोक वाजपेयी। और ऐसे भी आप ये अबिनियो नाम के चैप्टर इन्होंने जो लिखा वो 10 में लिखा है, आपको याद होगा 10 में एक चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे अबिनियो। कुछ और ये किन्होंने लिखा है? तो कुछ और भी इन्होंने ही लिखा है, यानी कि अशोक वाजपेयी ने। समय के पास समय के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। इबारत से गिरी मात्राएं, इसका लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी। कुछ रफू कुछ चिथड़े, कुछ रफू कुछ थिगड़े, इसके लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी है। उम्मीद का दूसरा नाम, इसका लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी। विवक्षा के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। दुख चिट्ठी ईर्षा, इसका लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। मेरे दोस्त आप इतना का आप स्क्रीनशॉट फिलहाल ले लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो है हम सेकेंड पार्ट इसी का देते हैं। तो हाँ दोस्तों, फिलहाल फर्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी रचनाएं तक बताए हैं। तो अब इसके पार्ट 2 का जो वीडियो है इसमें हम आपको बता रहे हैं इसके बाद का जो थ्योरी है अशोक वाजपेयी का है। तो चलते हैं, अब आलोचना बताते हैं।
आलोचना मतलब समझते हैं ना, किसी की अच्छाई बुराई को व्यक्त करना। आलोचना इनकी पूछा जाता है कि इनकी आलोचना कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे फिलहाल किनकी आलोचना है, तो अशोक वाजपेयी की आलोचना है। कुछ पूर्व ग्रह किनकी आलोचना है, तो अशोक वाजपेयी की। समय के पास समय से बाहर किनकी आलोचना है, तो अशोक वाजपेयी की। सीढ़ियां शुरू हो गई है, ये किनकी आलोचना है, तो अशोक वाजपेयी की। कविता का गल्प किनकी आलोचना है, तो अशोक वाजपेयी की। कवि कह गए किनकी आलोचना है, तो अशोक वाजपेयी के। तो आपने देखा रचनाएं के बाद इनकी बहुत सारे आलोचनाएं भी है, जो इस प्रकार आपको बता दिए। आलोचना के बाद कुछ संपादित कृतियां भी है, संपादित किए गए हैं। जैसे तीसरा साच, साहित्य विनोद, कला विनोद, पुनर्वसु, कविता का जनपद, ये सब किनके द्वारा बताया, किनके द्वारा ये संकलित किया गया, संपादित किया गया कृतियां हैं, तो ये हमारे अशोक वाजपेयी के द्वारा ही कृतियां हैं। साहित्य पत्रिकाएं में लेकर चलते तो साहित्य पत्रिकाएं इनका है सामवेद, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, समास, ये सब इनका संपादन है। पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कविता एशिया किनका संपादन है, तो किनका संपादन है, तो अशोक वाजपेयी की। किनका संपादन है जी, तो अशोक वाजपेयी के। चलिए, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जरूर याद रखिएगा, द बुक रिव्यू। द बुक रिव्यू पत्रिकाएं हैं और इनका ये सलाहकार और संपादक भी रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं, तो हमारे हार जीत के जो लेखक है अशोक वाजपेयी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे दोस्त। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो इन्हें मिला, किस पर मिला था, तो इनकी एक रचना है जिसका नाम है कहीं नहीं वहीं से, इसी पर इन्हें क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। अशोक वाजपेयी नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे, ये आईएएस थे। अब आप पूछिएगा आईएएस का सर पूरा नाम क्या होता है, तो आईएएस का पूरा नाम होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो आईएएस कौन थे, हमारे आदरणीय अशोक वाजपेयी जी थे। अब अशोक वाजपेयी के बारे में बता रहे हैं कि ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में किस काल के कवि है, तो आधुनिक काल के कवि है जी। किस काल के, आधुनिक काल। यहाँ हम आपको बता देना चाहते हैं कि कौन से कवि किस काल के हैं और किस धारा के हैं। इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना रखे हैं, अगर आप अभी तक नहीं देख पाए हैं तो आप जाइए हमारे YouTube चैनल पर देखिए, उसमें हम बता रखे कौन से कविता के लेखक कौन है। जैसे कि मान लेते हैं आपसे अगर पूछा जाए कड़बक के लेखक कौन है, या पूछा जाए कि कड़बक किस धारा के कवि हैं, कड़बक के लेखक जो हैं हाँ किस धारा के कवि हैं और किस काल के कवि, अगर इस तरह से कुछ पूछा जाए तो ऐसे ऐसे हम स्पेशल एक वीडियो बनाए हुए हैं अपना YouTube चैनल पर, आप जरूर इसे देख लीजिएगा, तो आपको आगे परेशानी नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे थ्योरी में हो सकता है अगर हम ये जिस तरह इसमें बोल दिए कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि, आधुनिक काल, तो हम बहुत सारे थ्योरी में नहीं भी लिखे हैं क्योंकि हम इस पर ऑलरेडी अलग से एक वीडियो बना रखे हैं। आते हैं अशोक वाजपेयी के बारे में और जानते हैं। तो ये हिंदी के प्रसिद्ध क्या क्या थे, तो आलोचक थे, विचारक थे, संपादक थे और संस्कृति कर्मी भी थे। कौन थे, पूछा जाता है हिंदी के प्रसिद्ध संस्कृति कर्मी कौन थे, तो अशोक वाजपेयी। या हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक कौन थे, तो अशोक वाजपेयी। आलोचक मतलब समझ गए, किसी की आलोचना करना, बुराई अच्छाई को बताना। इनका उदय कब हुआ था, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में अशोक वाजपेयी कवि आलोचक के रूप में कब उदय हुए। अशोक वाजपेयी का उदय आलोचक के रूप में कब हुआ, तो 20वीं शताब्दी के 7वें 8वें दशक में हुआ था। 20वीं शताब्दी के 7वें 8वें दशक में इनका उदय हुआ था। 20वीं शताब्दी के अंत तक भारत के शीर्ष साहित्यकारों में गिने जाने लगे। ये देखिए इनका उदय 20वीं शताब्दी के 7वें 8वें दशक में हुआ था और 20वीं शताब्दी के अंत होते होते ये साहित्यकारों में, साहित्य में से एक महान हस्ती गिने जाने लगे। हारजीत जो बउआ कविता है, इस पर इनको मिला था कौन सा पुरस्कार, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था कहीं नहीं वहीं से। ये कहीं नहीं वहीं से जो है, ये हारजीत इसी से लिया गया है। हारजीत किससे लिया गया है, कहीं नहीं वहीं से। पूछा जाता है हारजीत कहाँ से लिया गया है, तो कहीं नहीं वहीं से। या किस कविता से लिया गया है, तो कहीं नहीं वहीं से। आगे याद रखेगा, इस कविता की तुलना रघुवीर सहाय की अधिनायक कविता से की गई है। आपको पता है कि इससे पहले दोस्तों हम ऑलरेडी एक और भी कविताएं पढ़ा रखे हैं इसी
क्लास का, जिसमें आपको चैप्टर का नाम है अधिनायक। और अधिनायक का लेखक वहाँ कौन थे? तो वहाँ थे हमारे रघुवीर सहाय जी। जिस यहाँ हारजीत के लेखक कौन है? तो हारजीत के लेखक हमारे हैं अशोक वाजपेयी। और इससे पहले जो हम पढ़ा रखे हैं चैप्टर, उसमें आपको बताए थे अधिनायक के लेखक कौन है? तो रघुवीर सहाय। उसमें भी पढ़ाए तो कुछ इसी तरह मिलते जुलते था, जैसे इसमें हारजीत में शासक वर्ग, सत्ता वर्ग, इन लोगों के बारे में बताया गया। उसी तरह अधिनायक में भी सत्ता वर्गों के बारे में बताया गया था। और वहाँ जो एक लड़के का नाम आया था, उसका नाम था हर्षवर्णा, और जो आम आदमी का क्या था? प्रतिनिधित्व था। और उसमें पहला लाइन में बताया गया, राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ भारत भाग विधाता है, फटा चिटा पहने जिसका गुण हर्षवर्णा गाता है। यानी कि फटा सुथना वहाँ बताया गया था। सुथना मतलब ढीला ढाला फटा चिटा वस्त्र होता है। तो मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस 12th क्लास का जो है हिंदी, और ये चैप्टर नंबर 12, क्लास भी 12, चैप्टर नंबर भी 12, चैप्टर का नाम है हार जीत, इसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। इनका थ्योरी आपको क्लियर हो गया है, और आप इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके याद रखिएगा, क्योंकि इसे याद रखने से आपके पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ये आशा नहीं बल्कि पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि अगर आपके पास किसी भी तरह का बुक हो तो आप उसे बना कर देखिएगा, आसानी से बनेगा और इसमें कोई डाउट की बात नहीं। तो मेरे दोस्तों, ये हमारा हारजीत चैप्टर का ये मेरा थर्ड यानी तीसरा वीडियो था। और आपको पहले ही बता रखे मैं प्रत्येक चैप्टर का 4 वीडियो बनाता हूं, जिसमें से पहले हम चैप्टरों को पढ़ाता हूं, और चैप्टरों को पढ़ाने के बाद हम क्या करते हैं तो उसके सब्जेक्टिव को बताते हैं, यानी कि प्रश्न उत्तर को बताते हैं दूसरे वीडियो में। अब प्रश्न उत्तर के बाद जो है हम उसी चैप्टर का हम थ्योरी बताते हैं, यानी कि कवि परिचय तीसरे वीडियो में। तो हम तीसरे वीडियो ये बता रहे हैं जिसमें कवि परिचय है, और चौथा वीडियो और लास्ट वीडियो इस चैप्टर का बचा है, जिसमें आपको बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव सोल्व करवाएंगे। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आपको किस चैप्टर का वीडियो चाहिए, हिंदी में या इंग्लिश में 12 का, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बहुत जल्द हम लेकर आएंगे। और अगर आपको 10 में भी हिंदी पढ़ना है या इंग्लिश पढ़ना, अभी हम सारे सब्जेक्टों की चर्चा नहीं करें क्योंकि एग्जाम भी नज़दीक है, हम उतना ही जिम्मेदारी लेंगे जितना हम निभा सकते हैं। कहने के तो हम बोल दें कि इसको हम पूरे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसको, लेकिन हम सभी का जिम्मेदारी हम नहीं लेते क्योंकि हम उतना महारत ही नहीं। हम केवल वो सब्जेक्ट आपको बताते हैं जिसमें हमें महारत हासिल है। हम केवल आपको ढाढ़स नहीं दे सकते हैं कि हम एग्जाम तक बहुत सारे चैप्टरों को ख़त्म कर देंगे, जी नहीं, क्योंकि हम मात्र आपसे 2 से ढाई महीने का ही टाइम ले रहे हैं। अब 2 से ढाई महीने में जितना ज़्यादा पॉसिबल होगा हम आपको सारे सिलेबस को बताएंगे। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि आप अगर आप इंटर में हैं और हिंदी इंग्लिश से आप परेशान हैं तो आप हमसे जुड़े रहिए। हिंदी इंग्लिश की परेशानी ख़त्म बहुत जल्द से जल्द हो जाएगा। और अगर आप 10 में हैं तो वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, और कमेंट में बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको 10 का भी वीडियो चाहिए या नहीं। हिंदी में आपको उसमें भी बहुत सारे बताएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर बनाने में, ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको आसानी हो सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।